हेलो एवरीवन। डिपार्टमेंट ने रिसेंटली आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 रिलीज किया था, तो अभी आईटीआर 3 भी रिलीज हो चुका है। काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं आईटीआर 3 में, तो चलो देखते हैं डिटेल में वो क्या क्या चेंजेस है। आईटीआर 3 जनरली उन पर्सन को एप्लीकेबल है जिसकी बिजनेस एंड प्रोफेशनल की इनकम है। उसके अलावा अगर उनने कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह सोल्ड आउट की है या परचेज की है, उनकी कोई रेंटल इनकम है या अदर सोर्सेस ऑफ इनकम है, तो जनरली आईटीआर 3 है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सोर्सेस ऑफ इनकम है जो आप आईटीआर 3 में रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई भी ऑडिट केस वगैरह है, जो छोटा मोटा पर्सन जो बिजनेस करता है और वो ऑडिट में आता है, तो वो भी आईटीआर 3 वगैरह फाइल कर सकता है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आईटीआर 3 में काफी ज्यादा चेंजेस वगैरह आए हैं। तो वो क्या चेंजेस है हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो एक्सपांडेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मतलब कि आईटीआर 3 में अभी आपको काफी ज्यादा डिटेल में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा रिलेटेड टू आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम है, आपकी ग्रॉस रिसिप्ट कितनी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट की आइटम क्या है। इसमें काफी ज्यादा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रहेगा। सेकेंडली कि लास्ट ईयर से ही ओल्ड और न्यू रिजिम का चूज इन करने का और ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन आया था। तो उन्होंने आईटीआर 3 में भी काफी ज्यादा डिटेल में अगर आपको ओल्ड रिजिम में या न्यू रिजिम में जाना है तो उसके काफी ज्यादा ऑप्शंस वगैरह बताया है। जैसे कि अगर आपने लास्ट ईयर अगर आपने ओल्ड रिजिम चूज किया था और इस साल अगर आपको न्यू रिजिम में जाना है, तो आपको जो 10IA फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ेगा विद एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह आपको फिल करना पड़ेगा। और सिमिलर वे से अगर आप सेम ही रिजिम में अगर कंटिन्यू वगैरह करना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी फॉर्म वगैरह फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जब भी अपना रिजिम वगैरह स्विच इन और आउट करते हैं, तो आपको 10IA वगैरह फॉर्म फिल करना जरूरी है। और अगर आप सेम ही रिजिम रखते हैं, जैसे कि आपने लास्ट ईयर भी आपने ओल्ड रिजिम रखा था और इस साल भी अगर आप ओल्ड रिजिम ही चूज करना चाहते हैं, तो आपको जो लास्ट ईयर आपने जो एक्नॉलेजमेंट नंबर फाइल किया था, फॉर्म 10IA फाइल किया था, उसका आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देना पड़ेगा और उसका डेट ऑफ फाइलिंग वगैरह मेंशन करना पड़ेगा। उसके अलावा फॉरेन असेट और रेसिडेंसी स्टेटस में भी काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं कि अगर कोई भी पर्सन है, उसका आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जैसे कि टैक्स पेयर का रेसिडेंस स्टेटस क्या है, फॉरेन असेट क्या है, उसकी इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कितनी है। और जो भी नॉन एनआरआई है उसको अपना टैक्स रेसिडेंसी जुडिशरी भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, वेदर दे हैव एनी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है क्या उनका इंडिया में। तो ये काफी ज्यादा अगर कोई एनआरआई है, उनको डिटेल में अपना पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह देना पड़ेगा। थर्डली डायरेक्टरशिप एंड शेयर होल्डिंग डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा कि कोई भी इंडिविजुअल है, वो डायरेक्टर है कोई कंपनी में या कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स वगैरह होल्ड आउट करते हैं, तो उनको अपना कंपनी का नेम, पैन कार्ड नंबर और अदर डिटेल्स इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कोई सेल प्रोसीड है वो की डिटेल्स भी उनको देनी पड़ेगी अगर वो कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स वगैरह होल्ड आउट करते हैं। फिर उसके अलावा अगर कोई भी ऑडिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अगर कोई भी पर्सन अगर ऑडिट अंडर सेक्शन 44A(b) में या 92E में और या तो कोई भी अदर लॉज में अगर ऑडिट वगैरह में एप्लीकेबल है, तो उनको इंफॉर्मेशन लाइक पूरी ऑडिटर्स की डिटेल देनी पड़ेगी, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, फिर यूडिन नंबर, नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या है। तो ये सब पूरी डिटेल्स उनको ऑडिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर कोई भी पर्सन अगर प्रेजेंटिव इनकम में अपना टैक्स वगैरह पे करता है, तो उसको सेपरेट फील्ड इंक्लूड करने में आएगी प्रिजम्पटिव इनकम के लिए, जिसमें आपको मतलब जो भी सेक्शन आपको एप्लीकेबल है उसके के लिए सेपरेट फील्ड दी जाएगी। फिर कंप्रेसिव फाइनेंशियल डेटा, आपको मतलब जो भी आपका फाइनेंशियल डेटा है उसके रिलेटेड काफी ज्यादा कंप्रेसिव डेटा देना रहेगा, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या अदर सोर्स ऑफ इनकम जो भी है वो आपको करना पड़ेगा। प्लस डिडक्शन के शेड्यूल में भी कंप्रेसिव डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपने कोई भी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन किए हैं, तो जैसे कि अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया है करंट अकाउंट में, या 2 लाख से फॉरेन ट्रैवल में ज्यादा स्पेंड किया है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किए है 1 लाख से ज्यादा, तो आपको वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक चेंजेस वगैरह है जो मतलब आईटीआर 3 में आए हैं। उसके अलावा और भी कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि अगर आपको जो शेड्यूल में असेट एंड लाइबिलिटी का जो शेड्यूल रहता है, जहाँ पे उसकी लिमिट पहले 50 लाख की थी, वो अभी इंक्रीज होके 1 करोड़ करने में आई है। और जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन है, तो उसमें और एक सेक्शन 44BBC वो भी इंक्लूड करने में आया है। तो जिसमें जो क्रूज बिजनेस उसमें जो है वो एडेड हुआ है।
फिर उसके अलावा जो टीडीएस सेक्शन है, जो टीडीएस सेक्शन कोड भी आपको सेपरेटली रिपोर्ट करना पड़ेगा टीडीएस के सेक्शन में। उसके अलावा अगर आपने डिडक्शंस पार्ट है, जैसे कि आप एटीसी में जो भी मतलब डिडक्शंस वगैरह क्लेम करते थे, तो उसमें आपको एटीसी में हम लोग बहुत सारे डिडक्शंस क्लेम करते थे, जैसे कि एलआईसी हो गया, लोन का रीपेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, स्कूल फीस हो गई बच्चों की, एचआरए वगैरह के रिलेटेड और भी सेक्शंस में हम लोग क्लेम करते थे। तो उन्होंने मतलब काफी ज्यादा डिटेल एटीसी में और जो एचआरए का सेक्शन है 1013A, उसमें काफी ज्यादा डिटेल में आपको डिडक्शंस में डिटेल्स वगैरह देनी रहेगी। और उसके अलावा और भी जैसे कि उन्होंने जो शेड्यूल कैपिटल गेन का है, जो भी उसको भी स्प्लिट कर दिया है, जो भी अगर कैपिटल गेन हुआ है बिफोर और आफ्टर 23 जुलाई के पहले, अगर जो भी आपका कैपिटल गेन का शेड्यूल वगैरह है उसको स्प्लिट करने में आया है। फिर उन्होंने जो रूल 11 UAE वैल्यूएशन जो है वो स्लम सेल्स के लिए भी मैंडेटरी वगैरह कर दिया है। उसके अलावा जो कैपिटल गेन से सेविंग एनहेंस डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट यूसेज के लिए। फिर एफएमवी रिपोर्टिंग ऐड करने में आई है फॉर अनकोटेड शेयर्स अंडर सेक्शन 50CA में। फिर इंडेक्स कॉस्ट ओनली अलाउ करने में आएगा अगर फॉर असेट अगर ट्रांसफर 23 जुलाई से पहले, अगर 23 जुलाई 2024 से पहले की होगी तो। फिर उसके अलावा और भी सेक्शंस में चेंजेस आए हैं कि जैसे टीटीआई पार्ट बी में टीटीआई जो डिफर टैक्स फ्रॉम ईएसओपी वो भी इंक्लूड करने में आएगा। रिपोर्टिंग जो उसकी है असेसमेंट ये 26-27 से करने में आएगी। फिर उसके अलावा जो एसआई का जो शेड्यूल था ITR 3 में, वो भी उसमें भी रिवाइज करने में आया। उसमें काफी जो भी डिफरेंट रेट्स आपको शो होंगे जो बिफोर और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के पहले है। फिर दूसरा एसपीआई का जो एक सेक्शन होता है ITR 3 में, उसमें आधार फील्ड और रिलेटेड पर्सन रिलेटेड अगर रहेगा तो आधार फील्ड जो एक ऐड करने में आएगा शेड्यूल में, एसपीआई शेड्यूल में। उसके अलावा उन्होंने जो शेड्यूल एएमटी और एएमटीसी है वो भी ईयर वाइज अपडेट करने में आया है। उसमें एएमटी क्रेडिट जो डिटेल्स रहती है उसको मतलब अपडेट करने में आया है। फिर टीसीएस रिलेटेड आपको बाइफरकेशन देना पड़ेगा बाय सेल्फ हो, स्पाउस हो या अदर कोई जो है वो शेड्यूल टीसीएस वाले शेड्यूल में आपको अभी से बाइफरकेशन देना पड़ेगा। फिर उसके अलावा रिक्वायरमेंट की फाइल फॉर्म 10IA स्टेटेड फॉर क्लेमिंग 89 का अगर आपको रिलीफ वगैरह क्लेम करना है तो उसके लिए आपको फॉर्म 10E फाइल करना पड़ेगा। उसके अलावा जो कैपिटल लॉस ऑन शेयर बायबैक भी अलाउ होगा इफ करस्पॉन्डिंग अगर आपने जो डिविडेंड इनकम है वो अगर आपने शो की होगी अदर सोर्सेस में पोस्ट आफ्टर 1/10/2024 में। उसके अलावा जो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो लिस्टेड शेयर्स पे सोल्ड किया हो ऑन एंड आफ्टर 23 जुलाई, तो वो भी एक इंट्रोड्यूस हुआ है सेक्शन। तो ये सब चेंजेस जो है वो ITR 3 में अभी करने में आए हैं। तो डिटेल में जब ITR 3 पोर्टल पे रिलीज होगा तो उस टाइम पे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ITR 3 कैसे फाइल करें और उसमें हम और डिटेल में और क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो ये जो भी मतलब इम्पोर्टेंट चेंजेस जो मुझे लगे तो वो मैंने आपको शेयर किए। अगर आपको भी ITR फाइल करना रहेगा तो आप हमारे फर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।